परिचय। पिंकी, उस यूकेलिप्टस के पेड़ को देखो, वो कितना ऊंचा है। हाँ दीदी, लेकिन क्या छोटे वृक्षों की तरह इन वृक्षों में भी सभी पदार्थ विसरण तथा सक्रिय परिवहन के द्वारा गमन करते हैं? हाँ, लेकिन केवल विसरण तथा सक्रिय परिवहन के द्वारा नहीं, वास्तव में ये प्रक्रियाएं मंद होती हैं। तो दूसरी प्रक्रियाएं कौन सी हैं? आओ, मैं तुम्हें इन प्रक्रियाओं के बारे में बताऊं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। सामूहिक या थोक प्रवाह प्रणाली को परिभाषित करना, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पथों की व्याख्या करना, मूल दाब सिद्धांत का वर्णन करना, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत का वर्णन करना, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की व्याख्या करना। लंबी दूरी तक जल का परिवहन। परिचय। मित्रों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि छोटी दूरियों तक पदार्थ विसरण तथा कोशिका द्रव्य प्रवाह के माध्यम से सक्रिय परिवहन द्वारा पहुंचाए जाते हैं। किसी पादप में लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन केवल विसरण द्वारा नहीं किया जा सकता। विसरण एक मंद प्रक्रिया है। यह अणुओं का केवल छोटी दूरियों तक संचलन कर सकती है। उदाहरण के लिए एक प्रतिरूपी पादप कोशिका लगभग 50 माइक्रोमीटर के आर पार अणु को गति करने में लगभग 2.5 सेकंड का समय लेती है। कुछ वृक्ष 50 फीट तक ऊंचे होते हैं, इसलिए हम सोच सकते हैं कि केवल विसरण के माध्यम से पादप में 25 से 30 फीट की दूरी तक अणुओं को गमन करने में कितने वर्षों का समय लगेगा। कुछ बार उत्पादन या अवशोषण एवं संग्रहण के स्थान एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, इसलिए विसरण या सक्रिय परिवहन पर्याप्त सिद्ध नहीं होता है। सामूहिक या थोक प्रवाह प्रणाली। ऊंचे वृक्षों में लंबी दूरी का विशिष्ट परिवहन तंत्र आवश्यक हो जाता है ताकि पदार्थ लंबी दूरियों तक एवं अधिक तेज गति से पहुंचाए जा सकें। जल एवं खनिज तथा खाद्य तत्व सामूहिक या थोक प्रवाह प्रणाली द्वारा परिवहन करते हैं। सामूहिक या थोक प्रवाह में पदार्थों का एक स्थान से अन्य स्थानों तक परिवहन दो बिंदुओं के बीच दाब में भिन्नता होने के कारण होता है। सामूहिक प्रवाह की यह विशेषता है कि पदार्थ चाहे घोल हो या निलंबन नदी के प्रवाह की तरह ही बहता है। यह विसरण की अपेक्षा भिन्न प्रकार का होता है, जिसमें विभिन्न पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवणताओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से ले जाए जाते हैं। थोक प्रवाह को धनात्मक जलीय दाब प्रवणता, उदाहरण के लिए बाग का हौज, या ऋणात्मक जलीय दाब प्रवणता जैसे पुआल के द्वारा चूषण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पादपों के संवहनी ऊतकों के द्वारा पदार्थों की थोक या सामूहिक गति को स्थानांतरण कहते हैं। उच्च पादपों में बहुत ही अधिक विशिष्टीकृत संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम मुख्य रूप से जल, खनिज लवणों, कुछ कार्बनिक, नाइट्रोजन तथा हार्मोनों का पादप की जड़ से वायवीय भाग तक स्थानांतरण करता है। फ्लोएम पादपों की पत्तियों से विविध प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक विलयनों को पादपों के विभिन्न भागों तक मुख्यतः स्थानांतरित करता है। पादप जल कैसे अवशोषित करते हैं? आइए अब हम देखें कि पादप जल किस प्रकार अवशोषित करते हैं। जड़ें पेड़ों के लिए ज्यादातर जल को अवशोषित करती हैं, इसलिए हम मृदा पर जल डालते हैं, न कि पत्तियों पर। जल एवं खनिज तत्वों के अवशोषण का दायित्व मुख्यतः मूल रोमों का होता है, जो जड़ों के अग्र सिरों पर लाखों की संख्या में मौजूद होते हैं। मूल रोम पतली भित्ति वाले जड़ अधिचर्म के महीन विस्तार होते हैं।
इनकी कोशिकाएं अवशोषण हेतु उपलब्ध पृष्ठ क्षेत्रफल का काफी विस्तार कर देती हैं। जल खनिज विलय के साथ मूल रोम से होकर शुद्ध रूप से विसरण प्रक्रिया के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है। एक बार जब जल का अवशोषण मूल रोम द्वारा कर लिया जाता है तो यह जड़ों की परतों में गहराई तक 2 विशिष्ट पथों से होकर जाता है, एपोप्लास्ट पथ तथा सिम्प्लास्ट पथ। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में विस्तार से जानें। एपोप्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र है जो जड़ों के अंतःसत्वचा में मौजूद कैस्पेरी पट्टियों को छोड़कर पूरे पौधे में फैला रहता है। जल का एपोप्लास्टिक परिवहन केवल अंतरकोशिकीय अवकाशों व कोशिकाओं की भित्ति के माध्यम से होता है। एपोप्लास्ट से होकर परिवहन कोशिका झिल्ली को पार नहीं करता। यह गति प्रवणता पर निर्भर रहती है। एपोप्लास्ट जल के परिवहन में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करता और जल परिवहन सामूहिक प्रवाह के माध्यम से होता रहता है। जैसे ही जल अंतरकोशिकीय गुहा या वातावरण में वाष्पित होता है तो एपोप्लास्ट के सतत जल प्रवाह में तनाव उत्पन्न हो जाता है। अतः जल के असंजक एवं संसक्ति गुणों के कारण जल का सामूहिक प्रवाह होता रहता है। सिम्प्लास्ट पथ। सिम्प्लास्ट पथ एक अन्य पथ है। सिम्प्लास्ट तंत्र अंतः संबंधित जीव द्रव्य का तंत्र है। निकटवर्ती कोशिकाएं कोशिका लड़ी से जुड़ी होती हैं जो जीव द्रव्य तंतु तक विस्तृत रूप से फैली रहती हैं। जल कोशिका झिल्ली में होकर कोशिकाओं में प्रवेश करता है, इसलिए इसकी गति अपेक्षाकृत मंद रहती है। गति से विभव प्रवणता होती है। सिम्प्लास्ट गति को कोशिका द्रव्यी प्रवाहन सहायता करता है। कोशिका द्रव्यी प्रवाहन हाइड्रिला पत्तियों की कोशिकाओं में देखा जा सकता है, जहां प्रवाह के कारण क्लोरोप्लास्ट का परिवहन आसानी से दिखाई देता है। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पथ। जड़ों में अधिकतर जल प्रवाह एपोप्लास्ट के माध्यम से उत्पन्न होता है। चूंकि वल्कुट कोशिकाएं शिथिलतापूर्वक आबद्ध होती हैं, अतः ये जल की गति में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करती। हालांकि वल्कुट की आंतरिक सीमा अंतःसत्वचा जल के लिए अवप्रेशय होती है, जिसका कारण कैस्पेरी पट्टी कहलाने वाली सुवेरिनमय मैट्रिक्स होती है। जल के अणु इस परत को पार नहीं कर पाते, इसलिए वे असुवेरिनमय कोशिका भित्ति क्षेत्र की ओर पुनः झिल्लिका के माध्यम से कोशिकाओं में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद जल सिम्प्लास्ट द्वारा गतिशील होता है और जाइलम की कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए पुनः झिल्ली को पार करता है। जड़ों की परतों से अंतःसत्वचा तक जल की गति पूर्णतया सिम्प्लास्टिक होती है। जल तथा अन्य विलेय पदार्थों के वैस्कुलर सिलेंडर में पहुंचने का यही एक मार्ग होता है। जाइलम के अंदर पहुंच जाने के पश्चात जल पुनः कोशिकाओं के बीच तथा उनके आर पार जाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। नई जड़ों में जल सीधे जाइलम वाहिकाओं तथा या वाहिनिकाओं में प्रवेश करता है। ये निर्जीव नालियां हैं जो एपोप्लास्ट का हिस्सा होती हैं। क्या आपको पता है कि कुछ पौधों में अतिरिक्त संरचनाएं जुड़ी होती हैं जो उन्हें जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती हैं? माइकोराइजा मूल तंत्र के साथ कवक का सहजीवी संगठन होता है। फफूंदी या कवक के तंतु नई जड़ों के आसपास नेटवर्क बनाते हैं या वे मूल कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। कवक तंतु का एक बड़ा व्यापक पृष्ठीय क्षेत्र होता है जो मृदा से खनिज आयनों और जल को उससे अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है जितना संभवतः जड़ नहीं कर सकती। ये कवक जड़ों को जल और खनिज उपलब्ध कराते हैं, जिसके बदले में जड़ें
माइकोराइजा को शर्करा तथा नाइट्रोजन युक्त यौगिक उपलब्ध कराती है। कुछ पादपों में माइकोराइजा से सहयोग आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए चीड़ के बीज माइकोराइजा की उपस्थिति के बिना न तो अंकुरित हो सकते हैं और न ही स्थापित हो सकते हैं। मूल दाब सिद्धांत। अभी तक हमने देखा कि पादप मृदा से जल का कैसे अवशोषण करते हैं और संवहनी ऊतकों में इसे कैसे पहुंचाते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जल का परिवहन पादप के विभिन्न भागों तक कैसे किया जाता है। मृदा से विविध आयन जड़ों के संवहनी ऊतकों तक सक्रियता से परिवहनित किए जाते हैं। उसके साथ जल अपनी विभव प्रवणता के साथ इसी प्रक्रिया का अनुसरण करता है और जाइलम के अंदर दाब बढ़ा देता है। यह धनात्मक दाब ही मूल दाब कहलाता है और तने में कम ऊंचाई तक जल को धकेलने के लिए उत्तरदायी होता है। मूल दाब के प्रभाव रात में तथा प्रातःकाल के समय देखे जा सकते हैं, जब वाष्पोत्सर्जन कम हो और अतिरिक्त जल घास की पत्तियों तथा अनेक शाकीय पादपों की पत्तियों के सिरों पर शिराओं के विशिष्ट रंध्रों के परितः बूंदों के रूप में एकत्र हो जाता है। इस प्रकार द्रव के रूप में जल का हौस बिंदुस्राव कहलाता है। मूल दाब का व्यापक योगदान जाइलम में जल के अणुओं को निरंतर कड़ी के रूप में स्थापित रखने के रूप में समझा जा सकता है, जो कि अक्सर वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न होने वाले वृहद तनावों के कारण टूटती रहती है। अधिकांश जल को परिवहनित करने में मूल दाब का कोई अर्थ नहीं है। अधिकांश पौधों की आवश्यकता वाष्पोत्सर्जनित खिंचाव से पूरी हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। एक अन्य सिद्धांत अर्थात वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत में अधिकांश अनुसंधानकर्ता इस बात पर सहमत हैं कि पौधों द्वारा जल मुख्यतः खींचा जाता है और पत्तियों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन इस खिंचाव प्रक्रिया की संचालन शक्ति होता है। इसे जल परिवहन का संसर्जन तनाव वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल भी कहा जाता है। पादपों में जल अस्थायी होता है। प्रकाश संश्लेषण तथा वृद्धि के लिए पत्तियों में पहुंचाने वाले जल के 1% से भी कम भाग का उपयोग किया जाता है। जल की अधिकतर मात्रा पत्तियों के रंध्रों द्वारा उड़ जाती है। जल की यह क्षति वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन। आइए अब इस मॉड्यूल के अगले प्रकरण अर्थात वाष्पोत्सर्जन को देखें। वाष्पोत्सर्जन पादपों द्वारा जल को वाष्प रूप में परिवर्तित करने के कारण होने वाली हानि है। यह मुख्यतः रंध्रों से होता है जो पत्तियों पर पाए जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प की हानि के अतिरिक्त पत्तियों में छोटे छिद्रों जो रंध्र कहलाते हैं के द्वारा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय भी होता है। सामान्यतः ये रंध्र दिन के समय खुले रहते हैं और रात के समय बंद हो जाते हैं। रक्षक कोशिकाओं की स्फीति में परिवर्तन रंध्रों के खुलने व बंद होने का मुख्य कारण है। प्रत्येक रक्षक कोशिका की आंतरिक भित्ति रंध्र छिद्र की तरफ काफी मोटी एवं प्रत्यास्थ होती है। जब रंध्र को घेरने वाली 2 रक्षक कोशिकाओं में स्फीति दाब बढ़ता है तो पतली बाहरी भित्तियां बाहर की ओर उभरती हैं तथा आंतरिक भित्ति को अर्धचंद्राकार स्थिति में आने के लिए बाध्य कर देती हैं। रंध्र छिद्र के खुलने में रक्षक कोशिका की भित्तियों में उपस्थित सूक्ष्म सूत्राभ की दिशा भी सहायता करती है। सेलुलोज सूक्ष्म सूत्राभ का अभिविन्यास अनुदैर्ध्य के बजाय अरीय क्रम से होने के कारण रंध्र छिद्र के लिए खुलना आसान हो जाता है। जब जल हानि के कारण रक्षक कोशिका की स्फीति
या जल तन्यता खत्म हो जाती है तो तन्य आंतरिक भित्तियां अपनी मूल स्थिति में फिर से वापस आ जाती हैं। फिर रक्षक कोशिकाएं शिथिल पड़ जाती हैं और रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं। सामान्यतः एक पृष्ठधारी प्रायः द्विबीजपत्री पत्ती के निचली ओर अधिक संख्या में रंध्र होते हैं, जबकि एक द्विपार्श्विक प्रायः एक बीजपत्री पत्ती में ये दोनों पृष्ठों पर लगभग बराबर संख्या में होते हैं। वाष्पोत्सर्जन अनेक बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जैसे कि तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, पवन की गति आदि। रंध्रों की संख्या तथा वितरण, खुले रंध्रों का प्रतिशत, पौधों में पानी की उपस्थिति तथा वितान रचना आदि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले अन्य पादप कारक हैं। वाष्पोत्सर्जन। क्या आपको पता है कि जाइलम रस का वाष्पोत्सर्जित होकर ऊपर चढ़ना मुख्यतः सासंजन, आसंजन तथा पृष्ठ तनाव के गुणों पर निर्भर होता है। सासंजन जल के कुछ भौतिक गुणों पर निर्भर होता है। आसंजन, यह गुण सासंजन, आसंजन तथा पृष्ठ तनाव हैं। जल के अणुओं के बीच पारस्परिक आकर्षण सासंजन कहलाता है। पृष्ठ तनाव जल अणुओं का ध्रुवीय सतह की ओर आकर्षण, जैसे कि वाहिकीय तत्वों की सतह, आसंजन कहलाता है तथा पृष्ठ तनाव वह गुण होता है जिसके द्वारा जल के अणु गैसीय अवस्था की अपेक्षा द्रव अवस्था में एक दूसरे के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। जल के ये गुण इसे उच्च तन्य सामर्थ्य प्रदान करते हैं, अर्थात किसी खिंचाव शक्ति का प्रतिरोध करने की क्षमता एवं उच्च कोशिकात्व अर्थात पतली नलियों में ऊपर चढ़ने की क्षमता। पादपों में कोशिकात्व को अल्प व्यास वाले वाहिकीय तत्वों जैसे कि ट्रैकीड और वाहिका तत्वों से सहायता प्राप्त होती है। अब आइए पादपों में वाष्पोत्सर्जन के लाभों पर एक दृष्टिपात करें। यह पादपों में अवशोषण एवं परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न करता है। यह प्रकाश संश्लेषण हेतु जल प्रदान करता है। यह पादप के सभी भागों तक मृदा से खनिज तत्वों का परिवहन करता है। यह पत्तियों की सतह को वाष्पीकरण द्वारा 10 से 15 डिग्री तक ठंडा करता है। यह कोशिकाओं को स्वीत रखते हुए पादपों की आकृति एवं संरचना को बनाए रखता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी पादप में लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन केवल विसरण द्वारा नहीं किया जा सकता। विसरण एक मंद प्रक्रिया है। यह अणुओं का केवल छोटी दूरियों तक संचलन कर सकती है। सामूहिक या थोक प्रवाह में पदार्थों का एक स्थान से अन्य स्थानों तक परिवहन दो बिंदुओं के बीच दाब में भिन्नता होने के कारण होता है। पादपों के संवहनी ऊतकों के द्वारा पदार्थों की थोक या सामूहिक गति को स्थानांतरण कहते हैं। जाइलम मुख्य रूप से जल, खनिज लवणों, कुछ कार्बनिक नाइट्रोजन तथा हार्मोनों का पादप की जड़ से वायवीय भाग तक स्थानांतरण करता है। फ्लोएम पादपों की पत्तियों से विविध प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक विलयनों को पादपों के विभिन्न भागों तक मुख्यतः स्थानांतरित करता है। एक बार जब जल का अवशोषण मूल रोम द्वारा कर लिया जाता है तो यह जड़ों की परतों में गहराई तक दो विशिष्ट पथों से होकर जाता है, एपोप्लास्ट पथ तथा सिम्प्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र है जो जड़ों के अंतःसत्वचा में मौजूद कैस्पेरी पट्टियों को छोड़कर पूरे पौधे में फैला रहता है। सिम्प्लास्ट तंत्र अंतः संबंधित जीव द्रव्य का तंत्र है। सिम्प्लास्ट गति के दौरान जल कोशिकाओं से उनके कोशिका द्रव्य से होकर गमन करता है। अंतरकोशिकीय गमन
प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा होता है। मृदा से विविध आयन जड़ों के संवहनी ऊतकों तक सक्रियता से परिवहनित किए जाते हैं। उसके साथ जल अपनी विभव प्रवणता के साथ इसी प्रक्रिया का अनुसरण करता है और जाइलम के अंदर दाब बढ़ा देता है। यह धनात्मक दाब ही मूल दाब कहलाता है और तने में कम ऊंचाई तक जल को धकेलने के लिए उत्तरदायी होता है। पौधों द्वारा जल मुख्यतः खींचा जाता है और पत्तियों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन इस खिंचाव प्रक्रिया की संचालक शक्ति होती है। इसे जल परिवहन का ससंजन तनाव वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल भी कहा जाता है।